जय हिंद। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आप डेली सुबह मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करें कि आज हमें इतना तैयार करना है, इतना पढ़ना है, और सारा दिन उस पर फोकस करें। ऐसा आप अगर डेली करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। यकीन मानिए आप हर एग्ज़ाम फाइट करने लगेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा। अब देखिए, आज हम विभिन्न प्रकार की जो कृषि विधियां हैं उनके बारे में बताएंगे कि किसके अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, पहला है एपी कल्चर। तो एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। अक्सर पूछा जाता है एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। पूछा जाता है कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन किस में किया जाता है, तो एपी कल्चर में। अगला है पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है, यानी मछलियों का पालन का अध्ययन किया जाता है। पीसी कल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। पूछा जाता है मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत, तो पीसी कल्चर के अंतर्गत। अगला है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत क्या किया जाता है, फूलों का उत्पादन किया जाता है। तो फ्लोरिकल्चर के अंदर क्या किया जाता है, फूलों का उत्पादन होता है, ध्यान रखना। फ्लोरिकल्चर के अंदर क्या होता है, फूलों का उत्पादन। विटीकल्चर में क्या होता है, अंगूर की खेती का पालन होता है। विटीकल्चर के अंतर्गत अंगूर की खेती। विटीकल्चर के अंतर्गत क्या होता है, अंगूर की खेती। अगला है वर्बिकल्चर। वर्बिकल्चर में केचुआ पालन होता है। वर्बिकल्चर के अंतर्गत केचुआ का पालन होता है, ध्यान रखना। केचुआ पालन किया जाता है वर्बिकल्चर के अंतर्गत। पोमोकल्चर। पोमोकल्चर में फलों का उत्पादन किया जाता है। पोमोकल्चर में फलों का उत्पादन किया जाता है। पोमोकल्चर में क्या किया जाता है, फलों का उत्पादन। अगला है सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर में रेशम कीट का पालन होता है। सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम कीट पालन होता है। रेशम कीट पालन किसके अंतर्गत होता है, सेरीकल्चर के अंतर्गत। तो रेशम कीट जो पाले जाते हैं तो कृषि क्या कहलाती है, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम कीट का पालन होता है, ध्यान रखिए। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न है, ध्यान रखना। अगला है उलेरी कल्चर। तो उलेरी कल्चर के अंतर्गत सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। उलेरी कल्चर के अंतर्गत सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। हार्टिकल्चर में बागवानी का अध्ययन किया जाता है। हार्टिकल्चर के अंतर्गत बागवानी। हार्टिकल्चर में क्या किया जाता है, बागवानी का अध्ययन किया जाता है, बागवानी खेती की जाती है। अगला है हाइड्रोपोनिक्स। तो जल में पौधों का उगना। हाइड्रोपोनिक्स में किया जाता है किसका, तो जल में पौधों का उगना। यानी कि जल में पौधों को उगाना क्या कहलाता है, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। जल में पौधों का उगाना क्या कहलाता है, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। अगला है हवा में पौधों को उगाना क्या कहलाता है, एरोपोटिक। हवा में पौधों को उगाना क्या कहलाता है, एरोपोटिक। हवा में पौधों का उगाना क्या कहलाता है, एरोपोटिक। एरोपोटिक, एरोपोटिक, ध्यान रखना। अगला है झाड़ियों की कृषि का अध्ययन किया जाता है किसके, आर्बरी कल्चर के अंतर्गत। झाड़ियों की कृषि आर्बरी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। झाड़ियों की कृषि किसके अंतर्गत, आर्बरी कल्चर के अंतर्गत, ध्यान रखना। झाड़ियों की कृषि किसके अंदर की जाती है, आर्बरी कल्चर। आर्बरी कल्चर के अंतर्गत, ध्यान रखना। अब कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं। कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियां। हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से, जैसे गेहूं है, चावल है, इससे संबंधित है। श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, यानी कि दूध के उत्पादन से, दूध की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना। श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से, यानी कि मछली उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन, यानी कि खादों का बढ़ावा देना, खाद उत्पन्न करना। भूरी क्रांति का संबंध किससे है, उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध किससे है, अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध किससे, अंडा उत्पादन से, ध्यान रखना। रजत क्रांति का संबंध किससे, अंडा उत्पादन से। अगला है पीली क्रांति के संबंध है तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति के संबंध किससे, तिलहन उत्पादन से। तेल का उत्पादन, यानी कि तिलहन वाली जो फसलें होती हैं, जैसे अलसी हो गया, ठीक है, सरसों हो गया, तो पीली क्रांति के संबंध किससे, तिलहन उत्पादन से। अगला है कृष्ण क्रांति का उत्पादन बायोडीजल से।
कृष्ण क्रांति का संबंध किससे? बायोडीजल से। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे? बायोडीजल से। अगला, लाल क्रांति का संबंध, लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस के उत्पादन से। ध्यान रखना, लाल क्रांति का संबंध, लाल टमाटर होता है तो इसलिए लाल क्रांति का संबंध लाल टमाटर से हो गया। और मांस उत्पादन, मांस भी लाल होता है इसलिए मांस उत्पादन का संबंध भी लाल क्रांति से। तो लाल क्रांति का संबंध किससे? टमाटर और मांस उत्पादन से। अगला, गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का मतलब होता है झींगा मछली उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे? एक झींगा मछली होती है तो मछली, झींगा मछली को उत्पादन से संबंधित है, उसको ज़्यादा मात्रा में पैदा करना, बढ़ाना। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे? झींगा मछली से। ठीक है, झींगा के आकार की होती है और जैसा झींगा बना होता है इसीलिए उसको झींगा मछली कहते हैं। तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे? झींगा मछली उत्पादन से। अगला है बादामी क्रांति। बादामी क्रांति के संबंध में मसाला उत्पादन से। जो मसाला होते हैं, मसालाओं को बढ़ावा देने के लिए क्रांति शुरू की गई है। तो बादामी क्रांति का संबंध किससे? मसाला उत्पादन से। बादामी क्रांति का संबंध है मसाला उत्पादन से। अगला है सुनहरी क्रांति का संबंध किससे? सुनहरी क्रांति का संबंध किससे? फल उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे? फल उत्पादन से। फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, यानी फल वाले जो वृक्ष होते हैं, फलों का उत्पादन से संबंधित है सुनहरी क्रांति। ध्यान रखना, सुनहरी क्रांति किससे संबंध है? फल उत्पादन से। अगला है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति का संबंध होता है नदी जोड़ो परियोजनाओं से। नदियों को जोड़ना है परियोजनाओं से। ध्यान रखना, कहने का मतलब है अमृत क्रांति के संबंध है नदी जोड़ो परियोजना से। अमृत क्रांति के संबंध है नदी जोड़ो परियोजनाओं से। अमृत क्रांति के संबंध किससे? नदी जोड़ो परियोजनाओं से। इनको अच्छी तरह से तैयार करिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन व सी. सुब्रमण्यम। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन व सी. सुब्रमण्यम। ध्यान रखिए कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय सी. सुब्रमण्यम को जाता है और उनके सहयोगी थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। उनका सहयोग किया था डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने। ठीक है, अगला है हरित क्रांति के प्रवर्तक कौन थे? तो नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति के प्रवर्तक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। अगर विश्व में पूछा जाए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग। ध्यान रखना, नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन व सी. सुब्रमण्यम। अगर डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन दिया है तो स्वामीनाथन करेंगे, अगर सी. सुब्रमण्यम दिया है तो सुब्रमण्यम करेंगे, क्योंकि इन्होंने ही श्रेय जाता है और सहयोग किया था डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1967-68 में। अगला है हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किन फसलों पर पड़ा था? हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किन फसलों पर पड़ा था? गेहूँ और चावल पर। ध्यान रखना, तो हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक गेहूँ और चावल पर पड़ा था। सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था गेहूँ पर और चावल पर कम पड़ा था। ध्यान रखना। अगला है हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर? तो गेहूँ की फसल पर सबसे अधिक और वृद्धि हुई थी। गेहूँ की फसल पर सबसे अधिक वृद्धि हुई थी और चावल पर कम हुई थी। ध्यान रखना, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूँ की फसल पर और सबसे कम, ध्यान रखना, गेहूँ की फसल पर अधिक और चावल पर कम हुआ था। ध्यान रखना, यानी गेहूँ की फसल पर अधिक वृद्धि हुई थी और चावल पर कम हुई थी, इसका मतलब ये है। द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1983-84 में। द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1983-84 में। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1983-84। अगला है ऋतुओं के आधार पर फसलों को वर्गीकरण। तो ऋतुओं के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। नंबर 1 रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। तो ऋतुओं के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया है, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। रबी की फसलें, तो रबी की फसलों को अक्टूबर और नवंबर में बोया जाता है और मार्च और अप्रैल में काटा जाता है। तो जो रबी की फसलें होती हैं, पूछा जाता है कि रबी की फसलों की बुआई कब होती है, किस महीने में? तो अक्टूबर और नवंबर में बोया जाता है, बुआई की जाती है और मार्च और अप्रैल में इनको काटा जाता है। इनकी कटाई कब की जाती है इन फसलों की? मार्च और अप्रैल के महीने में। ध्यान रखना, रबी की फसलों को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है।
अब रबी की प्रमुख फसलें कौन होती हैं? तो गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, आलू है, राई है, मसूर है, अलसी है। तो रबी की प्रमुख फसलें मानी जाती हैं कौन कौन सी? गेहूं है, जौ है, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, मसूर और अलसी, ध्यान रखिएगा। अगला है खरीफ की फसल। इन फसलों को जून जुलाई में बोया जाता है। खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं? जून जुलाई में। पूछा जाता है अक्सर कि खरीफ की फसलों को कब बोया जाता है? तो जून जुलाई में बोया जाता है। और नवंबर दिसंबर में इनकी कटाई की जाती है। खरीफ की फसलों को कब काटा जाता है? नवंबर दिसंबर के महीने में, ध्यान रखना। खरीफ की फसलों को नवंबर दिसंबर में कटाई की जाती है। और खरीफ की फसलों को बोया कब जाता है? जून जुलाई में। अब खरीफ की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है? धान है, गन्ना है, तिलहन है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, अरहर है, मूंग है, उड़द है, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, सन, कुल्थी, जूट, तुअर। ये सभी खरीफ की फसलें होती हैं। कौन कौन सी? धान है, गन्ना है, तिलहन है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, अरहर है, मूंग है, उड़द है, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, सन, कुल्थी, जूट और तुअर। ये सभी खरीफ की फसलें होती हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रकार भाग है जायद फसलें। इन फसलों को मई जून में बोया जाता है। जायद फसलें कब बोई जाती है? मई जून में बोई जाती हैं। और कटाई कब की जाती है? जुलाई अगस्त में, ध्यान रखना। तो जायद फसलों को मई जून में बोया जाता है और जुलाई अगस्त में काटा जाता है। अब जायद की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? तो राई है, मक्का है, जूट है, मंडुआ है, रागी जिसको बोला जाता है, मंडुआ को रागी बोला जाता है, सूरजमुखी, मक्का है, धान है, हरा चारा, हरे चारे वाली घास होती है, जो हरे चारे वाली घास होती है जानवरों के लिए, वो बोई जाती है। हरी साग सब्जियाँ जितनी खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ठीक है, ये सभी हरी साग सब्जियाँ और तरबूज, खरबूज, ककड़ी, ये सभी जायद फसलें हैं, ध्यान रखना। इनको मई जून में बोया जाता है और जुलाई अगस्त में काटा जाता है, ठीक है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय हिंद।